नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेरेब्रम के बारे में, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है। गाइस, ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। अगर पूरा ब्रेन आपका 3 है तो उसमें से 2 भाग तो सिर्फ बेटा सेरेब्रम है, यानी कि प्रमस्तिष्क है। गाइस, जिसे उच्च दिमाग भी कहा जाता है, साथ ही साथ में इसे बुद्धि देने वाला दिमाग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा, आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। गाइस, जिसके 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि बड़ा भाग होता है, और एक होता है बेटा हिप्पोकैम्पस जो छोटा भाग होता है। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स बड़ा वाला भाग होता है बेटा, ये 4 लोब में बटा हुआ होता है: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। गाइज, फुल डिटेल में मैं आपको सेरेब्रम पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही साथ में थ्योरी की सहायता से वो सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। हेडिंग लगा लीजिए गाइज, सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। हेडिंग क्या लगाना है आपको? हेडिंग लगाना है भैया सेरेब्रम। सेरेब्रम हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क। ध्यान से समझना बेटा, एक एक लाइन से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 40% संभावना रहती है कि भैया सेरेब्रम से क्वेश्चन आएगा, और 60% में बेटा पूरा आपका टॉपिक होता है। ध्यान से समझिए, सेरेब्रम के बारे में सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि ये फोर ब्रेन कहा जाता है बेटा अग्र मस्तिष्क को। तो ये अग्र मस्तिष्क का एक उपभाग होता है। देखिए, जो आपका मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है। और बेटा अग्र मस्तिष्क के भी 3 उपभाग होते हैं। एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है, और एक ये सेरेब्रम होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये अग्र मस्तिष्क का एक उपभाग है। तो सेरेब्रम प्रमस्तिष्क क्या है बेटा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी कि आपका जो फोर ब्रेन है, उस फोर ब्रेन का यह एक उपभाग है भैया। यह एक उपभाग है। आप सभी को पता है गाइज, अग्र मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं। कौन कौन से? मैं नाम लिख देता हूं। पहला है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस, और तीसरा है भैया सेरेब्रम। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़ चुके, मध्य मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ चुके, पश्च मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ चुके, अग्र मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, जिसमें से भी मैंने आपको थैलेमस पढ़ा दिया है, हाइपोथैलेमस पढ़ा दिया है। पश्च मस्तिष्क के जो 3 उपभाग है, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरेबेलम से अनुमस्तिष्क कहा जाता है, उनके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरेब्रम के बारे में, यानी कि प्रमस्तिष्क के बारे में। और ये प्रमस्तिष्क, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक उपभाग होता है फोर ब्रेन का। आप देख सकते हो, फोर ब्रेन के 3 उपभाग होते हैं, जिसमें से एक है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस और तीसरा है सेरेब्रम। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सेरेब्रम किस ब्रेन का, यानी कि किस ब्रेन का उपभाग है, अगर फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का या फिर हिंड ब्रेन का, तो आपको आंसर देना है बेटा फोर ब्रेन का, यानी कि अग्र मस्तिष्क का। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। और याद रखना, इसे उच्च दिमाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी आपको 10 मिनट के बाद में सब पता लग जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा फिर भी आपको पता लग जाएगा, वैसे मैं आपको बता दूंगा। इसे बेटा बुद्धि देने वाला दिमाग भी कहा जाता है। इसे बुद्धि देने वाला दिमाग भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो सेरेब्रम होता है, ये सेरेब्रम सबसे बड़ा उपभाग है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा
उपभाग है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है बेटा। ये ब्रेन का 2/3 भाग है, यानी 2/3 भाग है। ये आपके ब्रेन का 2/3 भाग है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? कहने का मतलब अगर बेटा ब्रेन 3 है तो उसमें से 2 भाग किसका है? 2 भाग है भैया सेरेब्रम का। किसका है भैया? सेरेब्रम का। अगर पूरा ब्रेन 3 है तो उसमें से 2 भाग किसका है भैया? आपके सेरेब्रम का है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं भैया। जल्दी जल्दी बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा बेटा, हम पढ़ रहे हैं सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के बारे में, जो कि अग्र मस्तिष्क का एक उपभाग है। अग्र मस्तिष्क गाइज ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, मध्य मस्तिष्क ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क के बारे में बात की जाए तो इसके भी 3 उपभाग होते हैं, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस और एक सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़ चुके, आज हम पढ़ रहे हैं सेरेब्रम के बारे में। यह हमारा ब्रेन का अंतिम पार्ट है। इससे पहले लगभग गाइज मैंने 6 क्लास में आपको करवा चुका, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने पोन्स वेरोलाई के बारे में, मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में, सेरेबेलम के बारे में, थैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में, इन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका। अगर आपको इन सभी के बारे में पढ़ना है तो गाइज नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि जो सेरेब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है, इसे उच्च दिमाग कहा जाता है या फिर बुद्धि देने वाला दिमाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी 10 मिनट के बाद मैं आपको सब बता दूंगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको, जो सेरेब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है बेटा, ये सबसे बड़ा उपभाग होता है। जितने भी ब्रेन के उपभाग है, जैसे कि पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ये सभी उपभाग है बेटा। तो इनमें सबसे बड़ा जो उपभाग होता है वो होता है भैया सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क होता है। और ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग है, यानी कि अगर 3 आपका ब्रेन है तो उसमें से 2 भाग बेटा किसका है? आपके सेरेब्रम का है। अगर हम 100 में से बात करें तो अगर 100% आपका ब्रेन है तो लगभग बेटा उसमें से 66% के अराउंड, 66% के आसपास आपका सेरेब्रम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, उस टाइम 66, 65, 64 जो भी कुछ आपको दिमाग लगाना है वो लगा सकते हो। यानी कि 3 में से 2 भाग आपका सेरेब्रम होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, क्या ये चीज मैं मिटा सकता हूं? ओके। अगर गाइज आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं सेरेब्रम से संबंधित, उनके बारे में सीखते हैं। देखो बेटा, जो सेरेब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है, इसके 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं भैया? इसके 2 भाग होते हैं। देखो मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका सेरेब्रम है यानी कि प्रमस्तिष्क है। तो इसके 2 भाग होते हैं बेटा, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। एक बेटा इसका बड़ा भाग होता है और एक इसका छोटा भाग होता है। जो बड़ा भाग है, इस बड़ा भाग को कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके बड़े भाग को क्या कहा जाता है? सेरेब्रम के बड़े भाग को क्या कहा जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इसका जो छोटा भाग होता है, इसका जो छोटा भाग होता है उसे कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। बड़े भाग को क्या कहा जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और छोटे भाग को क्या कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस। तो अगर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे कि जो सेरेब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है, उसका बड़ा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इसका जो छोटा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। याद रखना बेटा, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ये 4 लोब में बटा हुआ होता है। कितनी लोब में बटा हुआ होता है? 4 लोब में बटा हुआ होता है। पहली लोब है भैया फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब दिख तो रहा है ना आपको? दिख तो रहा है? हाँ। जो दूसरी लोब होती है वो होती है भैया ओसिपिटल लोब। और जो तीसरी लोब होती है वो होती है भैया पेराइटल लोब। और जो चौथी लोब होती है वो होती है टेम्पोरल लोब।
ये 4 लोब होती है भैया, ये 4 लोब होती है, ये 4 लोब होती है। देखो बेटा, एक होता है भाग और एक होती है लोब। भाग अलग चीज होता है, जैसे कि आपकी किडनी होती है, उनकी संख्या 2 होती है, तो वो 2 भाग हो गए। अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरे से काम चल जाता है, लेकिन लोब में ऐसा नहीं होता। इसकी जो आंतरिक संरचना होती है वो सेल व टिश्यू से जुड़ी हुई होती है। अगर एक लोब खराब हो गई तो ये समझ लीजिए सारे के सारे ये लोब खराब होने की संभावना है। तो लोब और भाग में ये फर्क है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स 4 लोब में बटा हुआ होता है। पहली है फ्रंटल लोब, दूसरी है ओसिपिटल लोब, तीसरी है पैराइटल लोब, चौथी होती है टेम्पोरल लोब। अब कहां पर कौन कौन सी उपस्थित होती है तो वो देखिए। इस तरीके से बेटा 4 लोब में बटा हुआ होता है। ये सबसे ऊपर वाली ये जो लोब है, सबसे ऊपर वाली जो लोब होती है ये होती है फ्रंटल लोब, ये होती है भैया फ्रंटल लोब। ये वाली कौन सी है तो ये वाली है भैया ओसिपिटल लोब, सॉरी ओसिपिटल नहीं है, पैराइटल लोब है। ये होती है भैया पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। ये होती है भैया टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। और ये होती है भैया ओसिपिटल लोब। अभी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कौन कौन सी कहां पर होती है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे वाली ये वाली कौन सी है भैया तो ये वाली है फ्रंटल लोब। इसके जस्ट पीछे वाली कौन सी है ऊपर में तो ये पैराइटल लोब है। आगे की तरफ नीचे वाली कौन सी है तो टेम्पोरल लोब। और बेटा सबसे लास्ट वाली पीछे की तरफ कौन सी है ओसिपिटल लोब। और ये वाला तो छोटा वाला भाग है जो है हिप्पोकैम्पस। अब देखिए, आपका जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 8 हड्डियों का एक आवरण होता है। कितनी हड्डियों का आवरण होता है भैया 8 हड्डियों का आवरण होता है। उन 8 हड्डियों के आवरण को कहा जाता है क्रेनियम या कपाल। क्या कहा जाता है क्रेनियम या फिर कपाल कहा जाता है। और वो 8 बोन कौन सी है तो पहली होती है भैया फ्रंटल, दूसरी होती है ओसिपिटल, तीसरी होती है पैराइटल लोब, सॉरी पैराइटल बोन, चौथी होती है टेम्पोरल बोन, पांचवी होती है इथमोइड और छठी होती है स्पेनोइड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 6 ही है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो पैराइटल होती है, जो पैराइटल होती है इन हड्डियों की संख्या 2 होती है और टेम्पोरल की संख्या 2 होती है। मैंने क्या कहा कि आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपके ब्रेन के चारों ओर 8 हड्डियों का एक आवरण होता है, जिसे क्रेनियम, कपाल या स्कल या खोपड़ी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। वो 8 हड्डी कौन कौन सी है तो फ्रंटल की संख्या 1 होती है, ओसिपिटल की संख्या 1 होती है, पैराइटल की संख्या 2 होती है, टेम्पोरल की संख्या 2 होती है, इथमोइड की संख्या 1 होती है, स्पेनोइड की संख्या 1 होती है। अब कौन कौन सी हड्डी कहां पर होती है तो देखिए, हमारे जस्ट आगे की तरफ बेटा यहाँ पर कौन सी हड्डी होती है, यहाँ पर, तो यहाँ पर होती है बेटा फ्रंटल। ये वाली अस्थि कौन सी है फ्रंटल है। इसकी संख्या कितनी है 1। तो बेटा इस फ्रंटल के जस्ट नीचे आपकी ये फ्रंटल लोब होती है। इसी हड्डी के आधार पर बेटा इसका नाम दिया गया है फ्रंटल लोब। तो ये आगे की तरफ होती है, ये आगे की तरफ होती है। इसके जस्ट ऊपर बात करें जहां पर हमारे माता पिता आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पर एक इस तरफ और एक इस तरफ होती है बेटा आपकी पैराइटल लोब, सॉरी पैराइटल हड्डी होती है। और इस पैराइटल हड्डी के जस्ट नीचे बेटा आपकी पैराइटल लोब होती है, जो कि फ्रंटल, आगे वाला फ्रंटल है और इसके जस्ट पीछे यहाँ पर क्या पाया जाता है पैराइटल बोन पाई जाती है। पैराइटल बोन के जस्ट नीचे पैराइटल लोब पाई जाती है। इतनी बात क्लियर। फ्रंटल हड्डी के जस्ट नीचे फ्रंटल लोब होती है। अगर हम साइडों में बात करें, कान के पास यहाँ पर और यहाँ पर होती है बेटा टेम्पोरल हड्डी। कान के पास कौन सी हड्डी होती है टेम्पोरल होती है। और इस टेम्पोरल हड्डी के जस्ट नीचे बेटा टेम्पोरल लोब होती है। और हमारे पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ ओसिपिटल हड्डी पाई जाती है, ओसिपिटल बोन पाई जाती है। इस ओसिपिटल बोन के जस्ट पीछे यहाँ पर ओसिपिटल लोब होती है बेटा, ओसिपिटल लोब होती है। और इथमोइड और स्पेनोइड ये हड्डी जो होती है ये यहाँ पर होती है। तो इनका तो कोई महत्व ही नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो ये बेटा फ्रंटल जो हड्डी होती है हमारी, ये वाली फ्रंटल बोन है भाई। क्रेनियम या कपाल की जो फ्रंटल बोन है, इस फ्रंटल बोन के जस्ट नीचे होती है फ्रंटल लोब। इसके जस्ट पीछे की बात करें, यहाँ पर जहाँ हमें माता पिता आशीर्वाद देते हैं, वहां पर हमारी पैराइटल लोब होती है।
और कानों के पास टेम्पोरल हड्डी होती है, तो टेम्पोरल हड्डी के नीचे टेम्पोरल लोब होती है, और पीछे की तरफ ओसिपिटल लोब होती है, यानी कि ओसिपिटल हड्डी के नीचे ओसिपिटल लोब होती है। तो इतनी कहानी समझ में आ गई। तो इन हड्डियों के आधार पर ही बेटा इन लोबों का नाम दिया गया था। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बेटा मैं आपको हिप्पोकैम्पस का कार्य पढ़ाने वाला हूँ, फ्रंटल लोब का कार्य पढ़ाने वाला हूँ, पैराइटल लोब का कार्य पढ़ाने वाला हूँ, टेम्पोरल लोब का कार्य पढ़ाने वाला हूँ, ओसिपिटल लोब का कार्य पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपका सेरेब्रल कोर्टेक्स जो भाग है इसका सारा का सारा ही कार्य समझ में आ जाएगा। क्योंकि सेरेब्रल कोर्टेक्स किससे मिलकर बना होता है? इन 4 लोब से। एक है फ्रंटल लोब, दूसरी है ओसिपिटल लोब, तीसरी है पैराइटल लोब, चौथी है टेम्पोरल लोब। तो अगर इन चारों का कार्य पढ़ लेंगे तो बेटा सेरेब्रल कोर्टेक्स का कार्य समझ में आ जाएगा। और इधर मैं आपको हिप्पोकैम्पस का कार्य पढ़ा दूंगा, तो हमारा पूरा का पूरा सेरेब्रम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले यहां तक बताओ, यहां तक की चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई है? आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा समझा देता हूं। देखिए बेटा, ये आपका सेरेब्रम होता है, इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जो बड़ा वाला भाग है उसे कहा जाता है सेरेब्रल कोर्टेक्स, और जो छोटा वाला भाग है उसे कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। देखिए बेटा, ये इतनी आसानी से आपके दिमाग में घुसने वाली बात नहीं है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है? तो सेरेब्रल जो कोर्टेक्स है बेटा, ये सेरेब्रम का यानी कि प्रमस्तिष्क का बड़ा वाला भाग है, जो 4 लोबों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहली होती है फ्रंटल, दूसरी ओसिपिटल, तीसरी टेम्पोरल और चौथी पैराइटल। किसे भी नाम लिख सकते हो। ऊपर वाली फ्रंटल लोब होती है, इसके जस्ट पीछे वाली ये वाली लोब जो होती है ये पैराइटल लोब होती है, कान के पास होती है वो टेम्पोरल लोब होती है, और पीछे जब हम सोते हैं, जब ये पीछे हड्डी अड़ती है तो यहाँ पर कौन सी होती है? यहाँ पर ओसिपिटल लोब होती है। तो इन्हीं लोबों का जो स्थान है उनके आधार पर ही इनका कार्य है। मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। छोटा वाला भाग कौन सा? हिप्पोकैम्पस है बेटा। तो इस हिप्पोकैम्पस के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो अगर आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये कपाल की 8 अस्थियां मिटा देता हूँ। वैसे मैंने एक कपाल की जो 8 अस्थियां लिखाई है, ये मैंने आपको कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में भी पढ़ा रखी है। अगर आपने कंकाल तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ सकते हो। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की, कि हिप्पोकैम्पस का कार्य क्या है। देखो बेटा, जो हिप्पोकैम्पस होता है इसे हार्ड डिस्क की संज्ञा दी गई है। इसे संज्ञा किसकी दी गई है? हार्ड डिस्क की। अब भाई, किसी इंसान को किसी की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं लोगों को, तो मुझे टीचर की संज्ञा दी गई है, यानी कि मैं टीचर हूं। संज्ञा क्या? मैं देखो एक्चुअली में होता क्या है, जिसका जिस तरह का काम होता है उसी तरह उसका नाम होता है। अब जैसे मैं पढ़ाता हूं तो भैया मुझे टीचर कहा जाता है। अब ये जो हिप्पोकैम्पस है इसका जो कार्य होगा उसी के आधार पर इसको संज्ञा दी गई। अब हार्ड डिस्क का नाम जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आपको लग रहा होगा कि इसका संबंध कहीं ना कहीं कंप्यूटर से है। बिल्कुल हाँ भैया, कंप्यूटर से ही है हार्ड डिस्क का संबंध। देखिए, कंप्यूटर में ये हार्ड डिस्क लगा होता है जो कंप्यूटर के डाटा को या आंकड़ों को स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक उसी तरीके से ही बेटा हमारा ये जो हिप्पोकैम्पस होता है, ये हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो याददाश्त होती है, उस याददाश्त को ये स्टोर करने का कार्य करता है। इसलिए बेटा इसे हार्ड डिस्क की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क की तरह कार्य करता है। तो आप कह सकते हो कि हमारे ब्रेन का ये हार्ड डिस्क होता है। कौन? हिप्पोकैम्पस। क्योंकि ये हमारी मेमोरी, हमारी जो याददाश्त होती है उस याददाश्त को स्टोर करने का कार्य करता है। और ये हमारी मेमोरी या याददाश्त को स्टोर करने का कार्य करता है। इस आधार पर बेटा इसे एक नाम और दिया गया है, ये हमारे ब्रेन का स्टोर हाउस है। ये हमारे ब्रेन का स्टोर हाउस है। ये हमारे ब्रेन का क्या है? स्टोर हाउस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे ब्रेन का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है, तो हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे ब्रेन की हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है, तो हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो याददाश्त होती है, उस याददाश्त को स्टोर करने का कार्य करता है। जैसे आप ताजमहल देखने गए, अब आप गए 6 महीने हो गए ताजमहल देखे हुए, लेकिन घर आकर अगर आप किसी दोस्त के पास बैठे हो, दोस्त ने कह दिया ताजमहल घूमने चलते हैं, तो खटाक से आपके दिमाग में ताजमहल की इमेज आ जाएगी। क्या ताजमहल तो ऐसा है जब मैं आज के 6 महीने पहले गया था। तो वो जो आपकी मेमोरी है,
या फिर आपने जो पढ़ा है उन सभी को याद करने में कौन हेल्प करता है? ये हिप्पोकैम्पस याद करता है, क्योंकि ये हमारी जो मेमोरी होती है, जो याददाश्त होती है, उसको स्टोर करने का कार्य करता है। इसलिए इसे स्टोर हाउस कहा जाता है और हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। तो हिप्पोकैम्पस कंप्लीट हुआ। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से ही आएगा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। देखो भैया, मिटा दूं क्या? आ गया समझ में आपको? एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। जो सेरेब्रम है, जो प्रमस्तिष्क है, इसका छोटा भाग होता है बेटा हिप्पोकैम्पस, और जो हिप्पोकैम्पस होता है इसे हार्ड डिस्क की संज्ञा दी गई है। हार्ड डिस्क का संबंध कंप्यूटर से है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगा हुआ होता है, जो कंप्यूटर के आंकड़ों को या कंप्यूटर के डाटा जो होता है उसको स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक उसी तरीके से हमारे ब्रेन में हमारी जो याददाश्त होती है, हमारी जो मेमोरी होती है, उसको स्टोर करने का कार्य ये हिप्पोकैम्पस करता है। इस वजह से बेटा इस हिप्पोकैम्पस को हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है, और इसी वजह से ये हमारी याददाश्त को स्टोर करता है। इसी वजह से इसे हमारे ब्रेन का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, सिंपल इतनी सी बात याद हो गई। हार्ड डिस्क कहा जाता है और स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि हमारी मेमोरी को ये स्टोर करने का कार्य करता है। तो छोटा भाग को मिटा दूं मैं, हिप्पोकैम्पस को मिटा दूं बेटा, क्योंकि ये मैंने आपको पूर्णतः पढ़ा दिया है। अब बेटा बात कर लेते हैं किसके बारे में? इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बेटा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखिए। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बेटा सेरेब्रम का बड़ा भाग है, और ये 4 लोब में बटा हुआ होता है, और इन चारों लोबों का अलग अलग कार्य होता है। सबसे पहले बेटा मैं नीचे की जो लोब है, एक तो टेम्पोरल लोब और एक ओसिपिटल लोब, इन दोनों का कार्य मैं आपको बताता हूँ। यहां पर लिखता हूं बेटा मैं टेम्पोरल लोब, और यहां पे लिखता हूं बेटा ओसिपिटल लोब। ध्यान से समझना, यहां से समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं बेटा। जो हमारा ब्रेन होता है, वो 3 अवस्थाओं में कार्य करता है। पहला है कॉन्शियस, दूसरा होता है सबकॉन्शियस, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस को हिंदी में कहा जाता है चेतनाएं, सबकॉन्शियस को कहा जाता है अर्ध चेतना। अब आपको कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा। और अनकॉन्शियस को कहा जाता है, अनकॉन्शियस को क्या कहा जाता है? अनकॉन्शियस को कहा जाता है, हिंदी में तो पता नहीं क्या कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में अनकॉन्शियस कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि आपका ब्रेन 3 अवस्थाओं में होता है, एक कॉन्शियस अवस्था में, एक सबकॉन्शियस अवस्था में, और एक अनकॉन्शियस अवस्था में। जब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आप पढ़ रहे हो, टहल रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इस टाइम आपका जो ब्रेन है बेटा वो कॉन्शियस अवस्था में है, यानी कि चेतना अवस्था में है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं? सबकॉन्शियस, जब आप नींद में होते हो, जब आप सो रहे होते हो, तब आपका दिमाग बेटा अर्ध चेतना में होता है, यानी कि सबकॉन्शियस अवस्था में होता है। लेकिन जब आप कोमा में चले जाते हो, या बेहोश हो जाते हो, उस समय बेटा आपका दिमाग अनकॉन्शियस अवस्था में चला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? या तो कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा आपका ब्रेन 3 अवस्थाओं में होता है। कॉन्शियस पहली चेतनाएं, जिस वक्त आप काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बैठे हो, पढ़ रहे हो, उठ रहे हो, कहने का मतलब जग रहे हो तब। दूसरा नींद के समय होता है बेटा जो है सबकॉन्शियस, अर्ध चेतना कहा जाता है। और तीसरा होता है अनकॉन्शियस, यानी कि जब आप कोमे में चले जाते हो, ये ब्रेन की तीसरी अवस्था है। तो याद रखना बेटा, टेम्पोरल लोब और जो ओसिपिटल लोब होती है, ये सब कॉन्शियस अवस्था में काम करती है। सब कॉन्शियस अवस्था में, यानी कि अर्ध चेतना में काम करती है। अब अर्ध चेतना कब होती है भैया? तो जब आप नींद में होते हो। जब आप नींद में होते हो उस समय आपकी टेम्पोरल लोब और जो ओसिपिटल लोब है बेटा ये काम करती है। अब नींद के समय अगर आपको बेटा सपने आ रहे हैं, अगर नींद के समय आपको सपने आ रहे हैं और सपने में आपने जो देखा है वो किसके कारण देखते हो आप? ओसिपिटल लोब के कारण देखते हो। और सो रहे हो आप, और सोते समय अगर आपको आवाज आई है,
तो वो आवाज किसके कारण आती है? वो बेटा टेम्पोरल लोब के कारण आती है। किसके कारण आती है? टेम्पोरल लोब के कारण आती है। यहां तक कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बार वो समझ लीजिए, आपके ब्रेन की 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है कॉन्शियस, दूसरी सबकॉन्शियस, तीसरी अनकॉन्शियस। चेतना यानी कि इस वक्त जब आप पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, खाना खा रहे हो, यानी कि जब आप जग रहे हो, वो होती है कॉन्शियस अवस्था यानी कि चेतना। अर्ध चेतना जब आप नींद में होते हो, वो अवस्था होती है। अनकॉन्शियस जब आप कोमे में चले जाते हो या बेहोश हो जाते हो, वो अनकॉन्शियस अवस्था होती है। तो आपके टेम्पोरल लोब, ये टेम्पोरल लोब याद रखना कान के पास होती है, और कान के पास होती है तो बेटा ये आवाज सुनने का कार्य करती है। ये आवाज नींद के समय आपको आवाज सुनाने में हेल्प करती है टेम्पोरल लोब, क्योंकि कान के पास है। ओसिपिटल लोब पीछे की तरफ होती है, पीछे की तरफ, यानी कि आप जब सोते हो तो बेटा ये ओसिपिटल लोब जाके टकती होगी। ओसिपिटल लोब तो नहीं टकती, लेकिन ओसिपिटल लोब के ऊपर ओसिपिटल जो हड्डी होती है वो टिकती होगी यहाँ जाके। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई सपने में जब आप सपने देखते हो तो सपने में आपको जो चीज दिखाई देती है, यानी कि सोते समय जब आप सपना देखते हो तो सपने में जो चीज दिखाई देती है वो बेटा इसी ओसिपिटल लोब के कारण दिखाई देती है। इतनी बात क्लियर है? अब यहां तक तो कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, लेकिन अब जो आप पढ़ने वाले हो वो मुश्किल काम है, क्योंकि पेराइटल लोब और जो फ्रंटल लोब है, इनका जो कार्य है वो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। वैसे तो यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी लोब सबकॉन्शियस अवस्था में काम करती है, तो टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। सबकॉन्शियस अवस्था में, सबकॉन्शियस अवस्था में आपको आवाज सुनाने का कार्य कौन सी लोब करती है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सबकॉन्शियस अवस्था में आपको आवाज सुनने का कार्य टेम्पोरल लोब करती है, और सबकॉन्शियस अवस्था में सपने देखने का कार्य कौन सी लोब करवाती है? तो ओसिपिटल लोब करवाती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा आपसे आपके एग्जाम में। इतनी बात समझ में आ गई? मिटा दूं क्या इसको? ओके भैया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है? नहीं लिया है तो मैं हट गया था भैया बोर्ड के आगे से, वीडियो पीछे करके आप ले सकते हो। गाइज अगर आपको मजा आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दो और एक छोटा सा कमेंट कर दो यार। बताओ तो सही, कहाँ से देखते हो आप हमारे वीडियो? आपका शहर कौन सा है, नाम क्या है भैया, क्या करते हो आप? कमेंट में बताओ यार। देखो भैया, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पेराइटल लोब की, ये वाली। अभी पेराइटल लोब कहाँ होती है? यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसका नाम लिख लेता हूं पहले मैं, पेराइटल लोब। देखिए बेटा, पेराइटल लोब का कार्य क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरीके से दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करते हो, यानी कि दूसरे लोगों तक आप अपनी बात किस तरीके से पहुंचाते हो, वो होता है बेटा आपका कम्युनिकेशन स्किल। और इसको बनाने का कार्य आपकी पेराइटल लोब करती है। इतनी बात क्लियर है? कम्युनिकेशन स्किल को बनाने का कार्य कौन सी लोब करती है? तो पेराइटल लोब करती है। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? आप अपनी बात को किसी दूसरे इंसान के साथ में किस तरीके से पेश कर रहे हो, किस तरीके से उसे बता पा रहे हो, किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वो होता है बेटा आपका कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का जवाब आप किस तरीके से दे रहे हो, वो मजबूत करने के लिए आपकी पेराइटल लोब सहायक होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तीसरा, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, आपकी भाषा को स्टोर करने का कार्य कौन करती है? आपकी पेराइटल लोब करती है। आप हिंदी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, बंगाली बोलते हो, फारसी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, जो भी भाषा आपने सीखी है उस भाषा को स्टोर करने का कार्य कौन सी लोब करती है? तो बेटा पेराइटल लोब करती है, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक भाग है, यानी कि एक लोब है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ डिस्टेंस, दूरी को स्टोर करने का कार्य करती है। आप जयपुर से दिल्ली जाते हो, बीच में जो डिस्टेंस है, अब आपको बहुत सारे डिस्टेंसों का पता होगा, बहुत सारे शहरों के बीच में,
तो उन सभी डिस्टेंस को, उन सभी दूरियों को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? पैराइटल लोब। और स्टोरेज ऑफ डायरेक्शन, दिशा को स्टोरेज करने का कार्य कौन करता है? पैराइटल लोब करता है। आपके पूर्व में क्या है, आपके पश्चिम में क्या, आपके उत्तर में क्या, आपके दक्षिण में क्या है, तो इन सभी को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? पैराइटल लोब। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, आपकी भाषा को स्टोर करने का कार्य कौन सी लोब करती है? पैराइटल लोब। स्टोरेज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी को स्टोर करने का कार्य कौन सी लोब करती है? पैराइटल लोब। स्टोरेज ऑफ डायरेक्शन, दिशा को स्टोर करने का कार्य कौन सी लोब करती है? तो पैराइटल लोब करती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? कम्युनिकेशन स्किल में कौन हेल्प करता है? आपकी पैराइटल लोब। आपके लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल कराने में कौन सहायक होता है? तो बेटा पैराइटल लोब। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कोई दो दे देगा और आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन, इनमें कौन हेल्प करता है, इन्हें कौन कंट्रोल करता है, तो वहां पर आपको आंसर देना है। तो कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, स्टोरेज ऑफ डिस्टेंस और स्टोरेज ऑफ डायरेक्शन, इन सभी में कौन हेल्प करता है? तो आपकी पैराइटल लोब करती है। पैराइटल लोब कहाँ होती है? यहाँ पे होती है। यहाँ पर पैराइटल बोन होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसके जस्ट नीचे होती है बेटा पैराइटल लोब। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फ्रंटल है, बिल्कुल सामने होती है और इसके जस्ट पीछे पैराइटल लोब होती है। तो इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आ गई होगी, ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। मिटाए ओके भैया। अब देखिए, अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करते हैं फ्रंटल लोब के बारे में। गाइज, अब तक आपने जो पढ़ा है उसे एक तरफ रख लीजिए और फ्रंटल लोब को एक तरफ रख लीजिए, क्योंकि जितना आपका दिमाग खर्च हुआ है इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने में, उतना अब दिमाग खर्च होने वाला है फ्रंटल लोब को पढ़ने में। इसलिए मैं आपको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देख लेना है, पहले यहाँ तक देख लेना है, यहाँ तक याद कर लेना, उसके बाद में फ्रंटल लोब आप याद कर सकते हो। देखिए, फ्रंटल लोब के कार्य क्या है? आशा करता हूँ अब तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइस, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर उनको लगता है कि बायोलॉजी कठिन है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको जीत दिला कर रहेंगे। आपके सारे के सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। एक बार जुड़ो तो सही आप हमारे साथ। चले ओके भैया, अब बात करते हैं फ्रंटल लोब की। देखिए भैया, फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब आपकी जो फ्रंटल बोन होती है उसके जस्ट नीचे होती है, यहां पर सामने। इतनी बात क्लियर? ओके। इसका कार्य क्या है? पहला, अब ध्यान से समझना, इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति। अब कल्पना क्या है? कुछ नहीं है बेटा, आपकी एक प्रकार की सोच है। आप किसी चीज के बारे में जो कल्पना करते हो, वो कल्पना में कौन हेल्प करवाता है? आपकी फ्रंटल लोब। आप किस चीज के बारे में सोचते हो, कौन? फ्रंटल लोब। दूसरा, इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। किसी भी समस्या को हल करने में कौन सी लोब सहायक होती है? फ्रंटल लोब सहायक होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, समस्या का हल। तीसरी, विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। तो आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने में कौन हेल्प करती है? तो बेटा फ्रंटल लोब। नंबर 4 पर बात आता है कॉन्सेंट्रेशन पावर, एकाग्रचित। अगर आप किसी काम को एकाग्रचित होकर करते हो, कहते हैं ना एकाग्रचित शक्ति। अगर आप किसी काम को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें
तो लगभग 6 महीने में आप उस चीज को हासिल कर सकते हो। तो वही होता है एकाग्रचित। तो वो कंसंट्रेशन इस फ्रंटल लोब के कारण आता है। इतनी बात क्लियर। नंबर 5 क्रिएटिविटी। अब बेटा क्रिएटिविटी को हिंदी में कहा जाता है रचनात्मक। हर इंसान में अलग अलग रचनाएं होती है, अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, तो वो सभी सी फ्रंटल लोब के कारण होती है। नंबर 6 पर प्रॉब्लम सॉल्विंग तो लिखा दिया ना मैंने। नंबर 6 पर आता है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की क्षमता। डिसीजन लेने की क्षमता इसी फ्रंटल लोब के कारण। 7वीं थॉट, सोचना। आप सोचते हो किस चीज के बारे में, तो फ्रंटल लोब से चौथी। उसके अलावा 8वीं यहां पर लिख देता हूं, इंटेलिजेंस। यानी कि बुद्धिमानी। वो बुद्धिमानी जो आती है वो इसी फ्रंटल लोब के कारण आती है। बीरबल के बारे में सुना होगा ना कि बीरबल बहुत इंटेलिजेंट था, उसमें बहुत बुद्धि थी, बहुत चतुर था। 8वीं। 9वीं कौन सी है? 9वीं होती है भैया पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं मिटा देता हूं इसको, मिटा देता हूं भैया। एक होता है 9वीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। अपन कहते हैं ना यार कि सलमान खान की क्या पर्सनालिटी है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो व्यक्तित्व विकास है, वो इसी फ्रंटल लोब के कारण है। और बात करें मेमोरी फॉर्मेशन, लिखा दिया क्या? नहीं लिखाया, तो लास्ट लिख लीजिए मेमोरी फॉर्मेशन। मेमोरी याददाश्त को बनाने का कार्य कौन करवाता है? यही करवाता है भैया फ्रंटल लोब। आपकी जो याददाश्त है उसको बनाने का कार्य कौन करता है? याददाश्त का बनना। आपकी जो याददाश्त बनती है वो इसी फ्रंटल लोब में बनती है। इसलिए बेटा इसे उच्च दिमाग कहा जाता है, इसलिए इसे बुद्धि देने वाला दिमाग कहा जाता है, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा सोचने की क्षमता किसके पास है? इसके पास ही है भैया। कल्पना करने की क्षमता किसके पास है? सबसे ज्यादा इसी के पास ही है। किसी के बारे में विचार करने की क्षमता किसके पास है? इसी के पास ही है। किसी भी समस्या का हल ढूंढना है तो बेटा यही ढूंढवाता है आपको सेरेब्रम ही। और सेरेब्रम में भी कौन? ये फ्रंटल लोब। इच्छा शक्ति इसी के पास ही है, एकाग्रचित शक्ति इसी के पास ही है, रचनात्मक क्रिएटिविटी इसी के पास ही है। कोई भी आपको डिसीजन लेना है ये सेरेब्रम ही करवाता है बेटा। अगर आपकी बुद्धिमानी, कितने आप बुद्धिमान हो, वो इसी सेरेब्रम के कारण होते हो। व्यक्तित्व विकास, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा है, इसी के कारण है बेटा। आपका याददाश्त जो बनती है वो बेटा इसी सेरेब्रम के कारण बनती है। और ये सभी के सभी 10 कार्य बेटा आपको फ्रंटल लोब करवाती है। इसलिए इसे उच्च दिमाग या बुद्धि देने वाला दिमाग भी कहा जाता है, जो कि बेटा फोर ब्रेन का, यानी कि आप कह सकते हो कि पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग होता है। ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है, 3 में से 2 भाग इसके हैं। इसलिए कहता हूं बेटा कि जो फ्रंटल लोब है, इस फ्रंटल लोब को याद करना जरूरी है। कल्पना शक्ति, समस्या का हल, इमेजिनेशन पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, विल पावर इच्छा शक्ति, कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रचित शक्ति, क्रिएटिविटी रचनात्मक, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता, थॉट सोचना, और बेटा इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास, और मेमोरी फॉर्मेशन याददाश्त का बनना किसके कारण संभव है बेटा? इसी फ्रंटल लोब के कारण संभव है। अब आप जितने भी ये काम करते हो वो किसके कारण करते हो बेटा? इसी सेरेब्रम के कारण करते हो। इस वजह से इसे उच्च दिमाग या बुद्धि देने वाला दिमाग भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं बेटा आज की क्लास में आपको सारा सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के कार्य समझ में आ गए होंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ले स्क्रीनशॉट, ओके।
तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइस नेक्स्ट वीडियो आने वाली है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन के भागों के बारे में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में, क्योंकि पर्सनल मैंने अभी तक आपको करवाया नहीं है। अगर जिस किसी को पर्सनल की आवश्यकता होगी तो वो भी देख सकता है, क्योंकि भैया ये चीज़ें डायरेक्ट यूट्यूब सर्च में आती नहीं है। अगर कोई यहाँ पे देख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको इन चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो भी देख सकता है। ठीक है, तो कल इंतजार करना बेटा। पार्ट्स ऑफ ब्रेन यानी कि ब्रेन के भागों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ब्रेन के भाग और ब्रेन के उपभागों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।